नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। शुरुआत सबसे अहम खबर से। विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा से पहले ही बीजेपी ने विपक्षी दलों को जोरदार झटका देने की रणनीति बना ली है। 23 अक्टूबर को मुख्यमंत्री रघुवर दास समेत बीजेपी नेताओं की मौजूदगी में रांची में इसे अंजाम दिया जाएगा। कांग्रेस और जेएमएम के करीब आधा दर्जन विधायक भाजपा में शामिल होंगे। इसके बारे में न्यूज 18 ने आपको पहले ही खबर दिखाई थी। जेएमएम के बागी विधायक जयप्रकाश भाई पटेल, कांग्रेस विधायक सुखदेव भगत, कांग्रेस विधायक मनोज यादव, जेएमएम विधायक कुणाल साळंगे और चमरा लिंडा भाजपा में शामिल होंगे। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से ये सभी विधायक लगातार बीजेपी से संपर्क में है। पिछले दिनों सीएम रघुवर दास से इनकी किसी न किसी बहाने मुलाकात भी होती रही। मौजूदा कांग्रेस अध्यक्ष रामेश्वर उरांव के साथ सुखदेव भगत के संबंध जग जाहिर हैं। उनके प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद सुखदेव भगत की नाराजगी चरम पर पहुंच गई। उन्होंने उरांव की कार्यशैली को लेकर प्रदेश प्रभारी समेत कांग्रेस काला नेताओं के सामने शिकायत भी दर्ज कराई। तो वहीं बरही से विधायक मनोज यादव खुद को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का दावेदार मान रहे थे, लेकिन रामेश्वर उरांव के प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के बाद लगातार वो भी नाराज चल रहे थे और पार्टी के कार्यक्रमों से खुद को भी काफी दूर रख रहे थे। जेएमएम विधायक जेपी भाई पटेल ने तो लोकसभा चुनाव में टिकट नहीं मिलने पर बागी तेवर अख्तियार कर लिया था। उन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान एनडीए उम्मीदवारों का जमकर प्रचार भी किया। कुणाल साळंगे भी जमशेदपुर से जेएमएम के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहते थे। उन्हें इस बात की टीस अब भी है। ये सभी विधायक मनपसंद सीटों पर चुनाव लड़ने की शर्तों के साथ बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। इनके अलावा पिछले दिनों कांग्रेस विधायक निर्मला देवी, देवेंद्र सिंह बिट्टू, बादल पत्रलेख और नौजवान संघर्ष मोर्चा के विधायक भानु प्रताप शाही समेत जेएमएम के कई विधायकों की बीजेपी नेताओं से मुलाकात हुई है। सुखदेव भगत लोहरदगा, मनोज यादव बरही, कुणाल साळंगे बैरागोड़ा, जेपी भाई पटेल मांडू और चमरा लिंडा बिशुनपुर से विधायक है। निर्मला देवी बड़कागांव, देवेंद्र सिंह बिट्टू पांकी, भानु प्रताप शाही भवनाथपुर और बादल पत्रलेख जरमुंडी से विधायक हैं। यानी इन तमाम लोगों के बीजेपी में जाने के लेकर जो अटकलें थी वो 23 अक्टूबर को शायद खत्म हो जाएगी। दिवाकर हमारे सहयोगी हमारे साथ रांची से जुड़ गए हैं। दिवाकर, पहले यह खबर न्यूज 18 ने दिखाई थी और 23 तारीख को शायद इस पर मुहर भी लग जाएगी। कितने पुख्ता है ये खबर? देखिए, 23 अक्टूबर को कुछ विधायकों को शामिल कराने की खबर है और जो विधायक जिनके आपने नाम बताए हैं वो लगातार बीजेपी के नेताओं के संपर्क में हैं। चाहे ओम प्रकाश माथुर हो या नंद किशोर यादव हो या मुख्यमंत्री रघुवर दास, उनसे इनकी मुलाकात होती रही है। कोई न कोई वजह बताते रहे हैं। जैसे ही वो मुलाकात अपनी करते हैं और जब मीडिया के सामने आते हैं तो वो दूसरे कारण बताते हैं, लेकिन उसके पीछे एक ही वजह है, बीजेपी में शामिल होना। और उसके लिए बीजेपी पूरी तैयारी कर रही है। बीजेपी इन विधायकों के परफॉर्मेंस, इन सीटों पर क्या रणनीति है, इसको लेकर कई सर्वे भी कराए हैं और उन सर्वे के मुताबिक ही बीजेपी इन नेताओं को अपने रणनीति के केंद्र बिंदु में रखी है। 23 अक्टूबर को जेपी भाई पटेल ने मुखर होकर ये बातें कह दी है कि वो शामिल होंगे। कुछ विधायकों के भी उनके साथ शामिल कराने की बीजेपी की रणनीति है और कुछ विधायक जो लगातार संपर्क में हैं बीजेपी नेताओं के, उनको भी ये कहा जा रहा है कि आप समय का इंतज़ार कीजिए। तो पूरे तरीके से बीजेपी की एक रणनीति है कि चुनाव की तारीखों के घोषणा से पहले ही जो मनोवैज्ञानिक बढ़त है विपक्षी दलों पर, उसको बरकरार रखा जाए और इसको बूथ तक, इस मोमेंटम को बूथ तक बरकरार रखा जाए और मतदान केंद्रों तक जो ताकत होती है सभी राजनीतिक दलों की कि एक दूसरे को सहमात दे, उसमें बीजेपी कहीं ना कहीं बढ़त बनाती है। दिवाकर, एक बड़ी बात यह है कि ये तमाम लोग जिनका नाम आप और मैं ले रहे हैं, ये वो लोग हैं जो मोदी लहर में भी अपनी जीत हासिल कर चुके थे, चाहे कांग्रेस के विधायक हो, चाहे जेएमएम के, चाहे जो भी हो। तो ऐसे में कांग्रेस के पास दूसरा कोई विकल्प नहीं बचेगा, क्योंकि इनकी अपनी जीत, अपनी दावेदारी थी, अपना गढ़ था, अपने जो मतदाता थे वो अपने थे, और अब बीजेपी में शामिल होंगे तो इनकी ताकत बढ़ जाएगी। दूसरा कोई विकल्प कांग्रेस जेएमएम के सामने शायद ना हो इन इलाकों में। जी बिल्कुल, जेएमएम और कांग्रेस के जिन नेताओं का जिक्र किया जा रहा है बीजेपी में शामिल होने को लेकर, ये सभी नेता अपने अपने क्षेत्रों में मजबूत पकड़ रखते हैं और ये किसी न किसी वजह से पार्टी से नाराज हैं और समीकरण को लेकर भी ये सभी विधायक सचेत हैं और इनको लगता है कि मौजूदा जो दौर है और मौजूदा दौर की जो राजनीति है उसमें बीजेपी की राजनीति कहीं ना कहीं दूसरे दलों से आगे दिखाई देती है। और वो जो मनोवैज्ञानिक बढ़त है, अगर महाराष्ट्र और हरियाणा के रुझानों की बात करें, दोनों ही राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं और रुझानों से ये साफ नज़र आ रहा है कि हरियाणा और महाराष्ट्र में
बीजेपी बढ़त लेती दिखाई दे रही है और प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापसी करती दिखाई दे रही है, तो कहीं ना कहीं इन विधायकों को अपने समीकरण बीजेपी के साथ ही दुरुस्त नजर आते हैं और इसीलिए वो लगातार महीनों से कवायद कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव के बाद से उनकी जो कवायद चल रही है उसको अमली जामा पहनाने के लिए बीजेपी के साथ उन्होंने डील पक्की कर ली है। उनकी शर्त है कि जब वो बीजेपी में शामिल होंगे तो उनकी सीटों को बरकरार रखा जाए, यानी कि बीजेपी के टिकट पर उन्हें मैदान में उतारा जाए और इसी शर्त के साथ उन्होंने जो महीनों कवायद की है। दिवाकर, टिकट की चलिए, टिकट की दावेदारी की जो शर्त है वो तो मानते हैं, क्या इसके बाद भी शर्त होगी कि अगर वो जीतते हैं, सरकार बनती है, तो मंत्री पद भी चाहिए होगा उनको? जी, जाहिर सी बात है कि जब ये राजनीति जो भी सियासत होती है उसमें पहली कोशिश होती है कि चुनाव में जीत हासिल की जाए और उसके बाद लॉबिंग होती है मंत्री पद को लेकर कि सरकार में उन्हें मंत्री पद मिले, अच्छा महकमा मिले, तो ज़रूर ये कवायद रहेगी। सियासी दलों के जो नेता हैं, सियासतदान हैं, वो इसी को केंद्र बिंदु में लेकर राजनीति करते हैं और उनकी कोई भी कोशिश हमेशा ये कोशिश रहती है कि कोई भी मौका अपने हाथ से जाने नहीं दें और जो मंत्री पद है या मलाईदार पोस्ट है, महकमे हैं, जो पोर्टफोलियो है, वो उनके हाथ आए, इसको लेकर कवायद चल रही है। और वो जब पार्टी में आते हैं तो वो एक कोशिश करते हैं कि जो मजबूत और कद्दावर नेता हैं उनके जरिए लॉबिंग करें और अपनी मजबूत दावेदारी पेश करें। दिवाकर, अगर हम बात करें महागठबंधन की, क्योंकि अगर ये लोग बीजेपी में शामिल होते हैं तो जो कवायद महागठबंधन की उसे बड़ा झटका लगेगा। क्या होगा कांग्रेस का, क्या होगा जेएमएम का, क्योंकि उनके आधे से ज्यादा लोग दूसरी पार्टी में बीजेपी में शामिल हो जाएंगे, फिर कैसे गठबंधन तैयार होगा? देखिए, बीजेपी की यही कोशिश होती है। अगर बीजेपी के नए तौर तरीकों को देखें, बीजेपी के नए नेतृत्व को देखें, मोदी और शाह का जो एरा है उसमें आप देखेंगे कि हर मोर्चे पर वो बढ़त लेने की कोशिश करते हैं, चाहे कैंपेनिंग हो या टारगेट फिक्स करने की बात हो या सीटों के चयन की बात हो या अपनी स्ट्रेटजी बनाने की बात हो या जो विभिन्न दलों में मजबूत और कद्दावर नेता हैं उनको अपने पाले में खींचने की बात हो, ये एक एक करके हर मोर्चे पर सहमत देने की कोशिश होती है। और इसी में बीजेपी लगातार, अगर विधानसभा चुनाव पर नज़र डालें विभिन्न राज्यों के, तो बीजेपी इन्हीं प्रक्रियाओं से गुजरती है और आखिरी उसकी कोशिश होती है कि मतदान केंद्रों पर मात दी जाए अपने विपक्षी दल। चलिए थोड़ा इंतजार करते हैं दिवाकर, 23 अक्टूबर जो तारीख तय की गई उस दिन कौन कौन से लोग सामने आते हैं। इन तमाम नामों के अलावा भी कुछ और ऐसे नाम हैं जिनकी बातचीत चल रही है, शायद वो भी बीजेपी में शामिल हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बढ़ते आगे, विपक्ष में भगदड़ और बीजेपी में एंट्री के सियासी मायने हैं। कहा जा सकता है कि सीएम रघुवर दास के नेतृत्व में मजबूत हुई बीजेपी और लोकसभा चुनाव के बाद विपक्ष बिखर गया। बीजेपी सरकार की नीतियों पर मुहर लग गई है। झारखंड में बीजेपी की जीत है और उसकी जीत की गारंटी भी है। विधानसभा चुनाव में बीजेपी की राह अब आसान हो जाएगी। अगर तमाम लोग जो हैं ये बीजेपी में आ जाते हैं तो जीत सुनिश्चित हो जाएगी, बीजेपी की राह आसान हो जाएगी। ये विधानसभा चुनाव में बीजेपी की राह आसान हो गई है क्योंकि लगभग आधा दर्जन जेएमएम और कांग्रेस के विधायक हैं जो बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। और इन तमाम कवायद को देखा जाए तो ऐसा माना जा सकता है सीएम रघुवर दास के नेतृत्व में बीजेपी मजबूत हुई और अब जो विधानसभा चुनाव होंगे उसमें जीत भी सुनिश्चित हो गई है। और सीधे लिए चलते हैं आप सबको रांची के करमटोली, जहां इस वक्त रघुवर दास मुख्यमंत्री कुछ बोल रहे हैं। का क्रियान्वयन ये डबल इंजन की सरकार में हो रही। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी स्वधर्म, स्वभाषा और स्वदेशी वस्तुओं पर काफी जोर था और ये स्वदेशी जो कपड़े हैं उसका उपयोग अधिक से अधिक देश के लोग करें, ये महात्मा गांधी की अपील थी। और उसी निमित्त चरखा या फिर खद्दड़ का उपयोग स्वतंत्रता आंदोलन के दरमियान महात्मा गांधी ने देशवासियों को आह्वान किया था। और उसी आह्वान को आज हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी कि लोग अधिक से अधिक खादी का उपयोग करें, क्योंकि खादी के उपयोग से अब हमारे लोग को
राज्य के देश के लोगों को इससे रोजगार प्राप्त होंगे और खादी स्वदेशी हमारे राज्य में देश में बना हुआ चीज का हम उपयोग करके अपनी राज्य की अर्थव्यवस्था, अपनी देश की अर्थव्यवस्था और अपने देश की गरीबी को हम समाप्त कर सकते हैं। और इसी दिशा में खादी ग्राम बोर्ड, झारखंड सरकार, उद्योग विभाग निरंतर प्रयासरत है। और महात्मा गांधी का ये भी जोर था कि हम ये जो खादी का उपयोग या फिर रचनात्मक काम गांव तक पहुंचाए। तो एक 150वीं जयंती में एक अच्छी शुरुआत है। ये खादी ऑन हिल के माध्यम से खादी गांव-गांव तक पहुंचे। तो खादी ऑन व्हील कार्यक्रम की शुरुआत की है मुख्यमंत्री रघुवर दास ने और खादी की उपयोगिता भी बता रहे थे। महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना विपक्ष का सुपड़ा साफ करते दिखाई दे रहे हैं। वहीं हरियाणा में भी कोई पार्टी मुकाबले में नहीं दिख रही है। नतीजों ने झारखंड के सभी विपक्षी पार्टियों की नींद उड़ाकर रख दी है, क्योंकि महाराष्ट्र और हरियाणा के नतीजों के बाद सबसे पहले जहां चुनाव होना है वो राज्य है झारखंड। महाराष्ट्र हरियाणा के बाद झारखंड की बारी। एग्जिट पोल ने उड़ाई विपक्षी पार्टियों की नींद। दमखम के साथ तैयारी में जुटी बीजेपी आजसू। बिखरा दिख रहा कांग्रेस, जेएमएम और पूरा विपक्ष। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल के ये नतीजे हैं। तत्काल जिस राज्य पर इसका असर होगा वो है झारखंड। किसी भी वक्त झारखंड के चुनाव का ऐलान हो सकता है। एग्जिट पोल के नतीजे बता रहे हैं कि मोदी नाम की जो आंधी 2014 में चली थी वो सुनामी में तब्दील हो चुके हैं। झारखंड में डबल इंजन की मोदी और रघुवर दास की सरकार का मुकाबला विपक्ष के लिए लोहे चने चबाने जैसा है। कोई उलझन नहीं है। हमारे प्रभारी यहाँ मौजूद हैं और लगातार सहयोगी गठबंधन के नेताओं से मिल रहे हैं, उनकी बात चल रही है और आप देखेंगे कि 5 दिनों के अंदर सभी सीटों पर उम्मीदवारों का चयन भी हो जाएगा और कौन कहां से लड़ेंगे ये भी तय हो जाएगा। आंकड़े जो भी रखे, लेकिन झारखंड के वो स्थिति नहीं है कि ये आंकड़े को पार कर जाए। जो उनका लक्ष्य है उसके बहुत पीछे रह जाएंगे। पिछले बार भी इनका लक्ष्य था लेकिन बहुमत में नहीं आया और यहाँ सारे दल अलग अलग चुनाव लड़े। लोकसभा में इनको ठीक है, रिजल्ट आया है इनके पक्ष में, लेकिन विधानसभा में भी वैसा रिजल्ट आएगा ऐसा नहीं है। नतीजे इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि जनता का मूड पूरी तरह से भगवा पार्टी के पक्ष में है। एक तरफ जहां केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी उपलब्धियों के आधार पर चुनाव मैदान में आकर वोट मांगते हैं, वहीं राज्य में रघुवर दास अपनी उपलब्धियों का हर चुनावी मंच से बखान करते हैं। निश्चित तौर पर आप अभी तो एग्जिट पोल है, उसके परिणाम भी उसी के अनुकूल रहने वाले हैं और झारखंड विधानसभा के चुनाव में भी इसी प्रकार के हम 2/3 बहुमत से फिर से यहाँ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनाएंगे। देखिए, मुख्य कारण यह है कि विपक्ष बिल्कुल बिखरा हुआ है। महाराष्ट्र में भी कांग्रेस के पास न कोई नेता नहीं था, कोई योजना नहीं थी, कोई चुनाव नहीं लड़ रहा था। अकेले शरद पवार बेचारे 87 साल की उम्र में बारिश में भीगते हुए मोर्चा संभाले थे, अकेले लड़ रहे थे। हरियाणा की स्थिति ये थी कि कमर को ये बनाए थे वहाँ के अध्यक्ष और ठीक चुनाव से पहले उनको हटा करके सैलजा जी को बना दिया। और तंवर साहब जो है वो दुष्यंत चौटाला की पार्टी जो जेजेपी है उसके लिए प्रचार करने लगे, उसके लिए वोट मांगने लगे। झारखंड में जहां एक तरफ बीजेपी आजसू के साथ चुनाव मैदान में पूरे दमखम के साथ उतरने के लिए तैयार है, वहीं कांग्रेस, जेएमएम और जेवीएम अपने अपने सुर और अपने अपने गीत गा रहे हैं। इस सूरत में बिखरे हुए विपक्ष के लिए बीजेपी का मुकाबला करना बेहद मुश्किल होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इधर अमित शाह के जन्मदिन पर सिम रघुवर दास ने ट्वीट कर उन्हें बधाई दी है। सिम रघुवर दास ने लिखा है कि जिन्होंने जम्मू कश्मीर को धारा 370 से मुक्ति दिलाकर एक विधान, एक प्रधान, एक निशान के संकल्प को चरितार्थ किया, जिन्होंने भाजपा को दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी का श्रेय दिलाया, वो है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी। तो अमित शाह के जन्मदिन पर सीएम ने ट्वीट किया। रघुवर दास ने ट्वीट कर उन्हें बधाई दी है और ट्वीट कर लिखा कि जिन्होंने जम्मू कश्मीर को धारा 370 से मुक्ति दिलाकर एक विधान, एक प्रधान, एक निशान के संकल्प को चरितार्थ किया, जिन्होंने भाजपा को दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी का श्रेय दिलाया, वो है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह। बिहार में साथ, झारखंड में विरोध। जी हां, जेडीयू झारखंड में विपक्ष की भूमिका में है। चुनाव में खुद को भाजपा और झामुमो का विकल्प बता रहा है।
ऐसे में क्या बिहार के सीएम नीतीश कुमार की झारखंड में होने वाली जनसभा या उपस्थिति राज्य में पार्टी का चुनावी बेड़ा पार लगाएगी या नतीजे कुछ और होंगे? बिहार में सत्ता शेयर करने वाले बीजेपी और जेडीयू की राहें झारखंड में अलग अलग है। बीजेपी जहां 65+ की तैयारी के साथ एक बार फिर से झारखंड के सिंहासन पर काबिज होने की तैयारी में है, वहीं जेडीयू बीजेपी को पटखनी देने के लिए आक्रामक रुख अख्तियार किए हुए है। जेडीयू बीजेपी के खिलाफ गोलबंदी के लिए एक साथ कई हथकंडे अपना रही है, जिसमें नीतीश के विकास मॉडल की झारखंड में वकालत, शराब बंदी कानून को लागू करने की मांग, सरकार की नीतियों के खिलाफ सड़क पर प्रदर्शन, आंगनबाड़ी सेविकाओं के मुद्दे पर सरकार को घेरना शामिल है। हम लोग के चुनावी मुद्दा है शराब बंद। देखिए, एक तरफ नीतीश कुमार ने बिहार में शराब को बंद करा दिया, वहीं झारखंड की पड़ोसी राज्य झारखंड है, बिहार कट के झारखंड बना, यहाँ शराब की दुकानें खोलती जा रही है। जाहिर है जेडीयू झारखंड में नीतीश मॉडल को अपना तुर्क का इक्का मान रहा है, इसलिए पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी पूरे राज्य में घूम घूम कर इसकी ब्रांडिंग करने में जुटे हैं। सालखान मुर्मू को विश्वास है कि झारखंड की जनता को बिहार के विकास का मॉडल रास आएगा। इसके अलावा पार्टी का महिला वोटरों पर भी खास नजर है। अरे शराबबंदी यहाँ हो जाए तो यहाँ के लोगों के जीवन में, समाज में भारी परिवर्तन होगा और इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि नीतीश कुमार का आना अर्थात उसके मॉडल के आने से झारखंड निश्चित बेहतर बनेगा। महिलाओं के मुद्दों के लेकर के महिला को जो रांची में मारा गया, वो अपना हक के लिए गई थी, हक के लिए गई थी ना, तो उनको पुलिस लोग ने मारा। एक लेडी जो वहाँ पर नहीं थी पुलिसकर्मी, और महिला पुलिस ने मारा है, पटक पटक के लोग हाथ तोड़ दिया, सर फाड़ दिया। तो ये सब नहीं होनी चाहिए। इस सरकार के द्वारा महिला पर भी अत्याचार हो रहा है। बिहार में दोस्त और झारखंड में दुश्मन की भूमिका निभा रहा जेडीयू भले ही शराबबंदी, महिलाओं के मुद्दे पर बीजेपी को घेरने की कोशिश करे, लेकिन जनता के मन में क्या है और वे किसे अपना वोट देगी, ये तो वक्त ही बताएगा। दुमका से पंचम कुमार झा के साथ जमशेदपुर से अन्नी अमृता की रिपोर्ट। और विलय के खिलाफ बैंकों की हड़ताल का असर राजधानी रांची में भी दिख रहा है। कई बैंकों के ब्रांच में ताला लटका हुआ और जानकारी नहीं होने की वजह से ग्राहक बैंक से वापस भी लौट रहे हैं। हड़ताल के कारण बैंकिंग कामकाज जो है ठप है। जायजा लिया हमारे सहयोगी भुवन किशोर झा ने। आज देश भर के बैंकों में हड़ताल है। आप देख सकते हैं कि राजधानी रांची के ये आंध्रा बैंक का ब्रांच है, जो अमूमन 9:30 बजे के करीब में ये खुलती है ब्रांच, और उसके बाद जो सामान्य जो कामकाज होते हैं बैंकों के, वो पूरे दिन भर चलती है। लेकिन आज बैंकों के हड़ताल के कारण से यहाँ के जो स्टाफ हैं वो काम नहीं कर पा रहे हैं। खास करके जो क्लर्कियल कैडर के जो लोग हैं बैंकों में, वो स्ट्राइक पे हैं, जिसके कारण से जो बैंकिंग जो कामकाज है वो प्रभावित हो रही है। हम जानना चाहते हैं कि क्या मांगे हैं और स्ट्राइक आज पूरे दिन भर की। मुख्यतः हमारी जो मांगे हैं कि बैंकों के विलय किया गया है उसको रोका जाए, और कस्टमर का जो सर्विस चार्जेस के नाम पे जो लूट हो रहा है उसको कम किया जाए। और स्ट्राइक मेनली जो डिमांड क्लर्कियल यूनियन का है, या इसके पहले ऑफिसर यूनियन ने भी स्ट्राइक कॉल किया था, जो कॉल अप किया था, वो जो अभी मर्जर है उसके खिलाफ है। और जो दूसरे हमारे बहुत दिन से वेतन लंबित है उसका यथाशीघ्र लागू करने, इनसे मांगों को लेकर आज स्ट्राइक कॉल किया गया। राजधानी रांची के कई ऐसे बैंक के दफ्तर हैं जो आज सुबह से यानी कि 9:30 बजे के बाद, जो अमूमन जो सामान्य दिनों के भांति जो खुलती थी ब्रांचें, वो नहीं खुल पा रही हैं, जिसके कारण से कस्टमर वापस लौट रहे हैं। कैमरा पर्सन राजीव के साथ भुवन किशोर झा, न्यूज 18 रांची। भारत में दीपावली की तैयारियां शुरू हो गई है और दीपावली से ठीक पहले टीम इंडिया ने देशवासियों को महाजीत का तोहफा दिया है। 3 मैचों के टेस्ट सीरीज में विराट कोहली की सेना ने साउथ अफ्रीका को 3-0 से हरा दिया है, पूरा सुपड़ा साफ कर दिया है। आज रांची टेस्ट के चौथे दिन भारत ने साउथ अफ्रीका को पारी और 202 रनों से रौंद दिया। भारत को टेस्ट सीरीज जीतने के बाद फ्रीडम ट्रॉफी भी सौंपी गई।